प्रिय विद्यार्थियों, प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पर बहुत ही अग्रणी रूप से कार्य करने वाले एक इतिहासकार जिनका नाम रोमिला थापर है, उनके कार्यों के बारे में, उनके लेखन के बारे में एक चर्चा आप सबके बीच करना चाहेंगे। प्रोफेसर रोमिला थापर, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित एक इतिहासकार के रूप में दुनिया में जानी जाती हैं, उनका जन्म 30 नवंबर सन 1931 को भारत के एक ऐतिहासिक नगर लखनऊ में हुआ था। इनका परिवार पंजाबी परिवार था, संपन्न परिवार था, जिसमें महिलाओं के शिक्षा दीक्षा की भी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। इनकी शिक्षा दीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई और बाद में उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में चली गईं, जहां पर सुप्रसिद्ध इतिहासकार ए.एल. बाशम के मार्गदर्शन में 1958 में इन्होंने शोध उपाधि को प्राप्त किया। प्रोफेसर रोमिला थापर ने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत भी पंजाब विश्वविद्यालय से की, जहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था और कालांतर में 1963 में सन 1963 में रोमिला थापर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत रीडर के पद पर अपॉइंट की गई और 1970 में वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली यानी जेएनयू के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई, जहां पर 1993 तक, अप टू 1993 यानी रिटायरमेंट तक वह उस पद पे आसीन रही। आज भी वे जेएनयू की एमिरेटस प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। रोमिला थापर का लेखन मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास पर केंद्रित रहा है। इसके अलावा अनेक रचनाएं उन्होंने रची हैं, अनेक विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन विशेष तौर पर उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने का स्तुत्य कार्य किया है। उन्होंने प्राच्यवादी निरंकुशता, आर्य प्रजाति और अशोक की अहिंसा संबंधी जो पूर्व में स्थापित मान्यताएं थीं, उनका खंडन करते हुए अनुसंधान के दायरे को एक नए परिवेश में विकसित करने का कार्य किया। उन्होंने मौर्यकालीन भारत के अंतर्गत विशेष तौर पर सम्राट अशोक के काल पर उन्होंने बहुत ही विस्तृत और कहना चाहिए शोधात्मक कार्य किया है। इसके अलावा सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में भी उनका कार्य बहुत अग्रणी माना जाता है और संस्कृति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो इतिहास की कड़ियां थीं, उनको जानने की एक जिज्ञासा कह लीजिए या अन्वेषण की प्रवृत्ति कह लीजिए, इसके तहत उन्होंने गहन अनुसंधान कार्य किया। इतिहास कैसे बनते हैं, कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्होंने अपने लेखन में इस बात को बखूबी प्रेजेंट करने का कार्य किया है। उनकी यह मान्यता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इतिहास की गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को भी प्रतिपादित करने का प्रयास किया है या उस पर बल देने का कार्य किया है। आइए हम लोग बात करें कि प्रोफेसर रोमिला थापर की प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएं क्या हैं और उन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने
प्राचीन भारतीय इतिहास को किस तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। प्रोफेसर रोमिला थापर ने 1963 में अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन नामक पुस्तक लिखा। यह मौर्यकालीन सम्राट अशोक के इतिहास की एक पुनर्व्याख्या कही जा सकती है। उन्होंने जहां अशोक के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, साथ ही साथ अशोक जिस नाते आज दुनिया में जाना जाता है, उसकी अहिंसा की नीति, उसकी धम्म की नीति, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर थापर ने यह बताया है कि धम्म की जो अशोक की नीति थी, एक आदर्शवादी शासक के दैदीप्यमान नैतिक चेतना के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता के रूप में उन्होंने इसको देखा। अशोक का सामना अपने समय में, तत्कालीन समय में एक ऐसी समस्या से हुआ जिसे केवल एक नेतृत्वकर्ता या राजनेता ही सुलझा सकता था। हम सब जानते हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में यानी 261-260 BC में एक युद्ध लड़ा, जिसे हम इतिहास में कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। 13वें शिलालेख में उसका चर्चा भी किया गया है। इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि मौर्यों के लिए या अशोक के लिए जो कलिंग का विजय था, उसके सामरिक महत्व भी थे, आर्थिक महत्व भी थे, और मौर्य साम्राज्य को जो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं थी उसमें व्यापक और बना दिया। यानी सर्वाधिक बड़ी सीमा कह लीजिए कि कलिंग का क्षेत्र विजित करना बचा हुआ था, जिसे अशोक ने अपने समय में एक लक्ष्य बनाते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के मद्देनजर इस पर विजय प्राप्त की। अब भारतीय उपमहाद्वीप में सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र था वह ही शेष रह गया था, लेकिन वह क्षेत्र कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं कर रहा था। इसलिए उस क्षेत्र को विजित करने का प्रयास शायद मौर्य सम्राट अशोक के ध्यान में नहीं आया होगा, और जिस तरह से उसने मौर्य साम्राज्य के प्रभुत्व को स्थापित करने के निमित्त किसी बाध्यकारी कारक की जरूरत थी, या इन परिस्थितियों में धम्म की नीति जिसने सामाजिक दायित्व पर विशेष तौर पर बल दिया, यह अशोक के अपने ही दिमाग से उत्पन्न हुई एक नई संकल्पना कही जा सकती है। इसमें उच्च सामाजिक आचार और नागरिक दायित्व पर आधारित सामाजिक व्यवहार की एक संहिता को शामिल या स्पष्ट करने का प्रयास सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और जब अशोक का शासनकाल समाप्त हुआ, अशोक के बारे में हम सब जानते हैं कि लगभग 37 यानी 37 वर्षों तक उसने सफलतापूर्वक शासन किया, और जब 232 BC में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष हुआ, उसके मद्देनजर हम ये देखते हैं कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था डाउनफॉल की ओर जाने लगी, और उसका एक तरह से विखंडन भी शुरू होने लगा। ऐसे समय में मौर्य साम्राज्य की जिस तरह से विशालता रही, उस समय या इनकी जो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था रही, उस समय असाधारण क्षमता वाले शासकों की अनुपस्थिति में भी साम्राज्य के विघटन को रोकना, अगर हम विचार करें तो ये कह सकते हैं कि संभव हो सकता था, यदि एक प्रकार की ऐसी राष्ट्रव्यापी चेतना तत्कालीन समय में विद्यमान होती, जिसके अंतर्गत राज्य की अवधारणा को राजा, सरकार
और सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता तथा तत्कालीन समय में प्रत्येक नागरिक की निष्ठा को इस दृष्टि से अति आवश्यक माना जाता। लेकिन तत्कालीन समय में ऐसी चेतना संभवतः मौर्यों के शासनकाल में अस्तित्व में नहीं रही होगी, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य अपने अंतिम समय में इतना अधिक निर्बल हो गया कि अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या भरे दरबार में उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई और इस तरह मौर्यों के साम्राज्य का अंत 185 बीसी के आसपास हो गया। इस तरह जैसा कि इतिहास का नियम है, प्रकृति का नियम है उत्थान और फिर पतन, वैसे ही मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। तो इस पुस्तक में अशोक और मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में प्रोफेसर थापर ने विभिन्न आयामों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी बातें लिखी हैं, तर्क भी इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम प्रोफेसर रोमिला थापर को ना पढ़ें। प्राचीन भारत पर उनकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वह राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से 1966 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के माध्यम से उनका मंतव्य ऐतिहासिक ज्ञान को पाठक वर्ग तक पहुंचाना रहा और इसमें इतिहास को एक नवीन दृष्टि के अंतर्गत देखने की कोशिश प्रोफेसर रोमिला थापर के द्वारा की गई थी। अब तक के इतिहास में मुख्यतया राजनैतिक इतिहास और राजवंशों के अध्ययन ऐतिहासिक व्याख्या और विश्लेषण के महत्वपूर्ण पक्ष बने रहे, किंतु इन्हें अन्य विशेषताओं के आलोक में भी देखने की जरूरत थी, जिसमें जन समुदाय के बारे में या उनके संस्कृति के निर्माण के बारे में बात होनी चाहिए थी। इसको उन्होंने किया और राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन यानी आर्थिक संरचना में परिवर्तन के पहलुओं पर भी उन्होंने गहरे रूप से प्रकाश डालने का कार्य किया। इस पुस्तक में ईसा के 1500 साल पहले हिंद आर्यों की संस्कृति से अगर आरंभ करें तो पुस्तक वस्तुतः पाठकों को भारत में यूरोपियंस के आगमन 16वीं सदी में यूरोपियंस बड़े पैमाने पर भारत में आए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और आप सबों को ज्ञात होगा कि 17 मई 1498 को वास्को डिगामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, वह एक नवीन मार्ग यानी जल मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था। 8 जुलाई 1497 को वह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला था और 17 मई 1498 को वह कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। वहां से गामा युग की शुरुआत मानी जाती है। खैर एक अलग बात है। बहरहाल हम लोग चर्चा प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन या प्रोफेसर थापर के कार्यों पर कर रहे हैं। तो इस तरह इस पुस्तक में तकरीबन 3000 साल के इतिहास को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में भारतीय जनजीवन के विविध पक्षों को प्रतीकात्मक रूप से सामने लाने का कार्य किया गया है और बहुत ही अच्छी व्याख्या इसमें की गई है। इसमें आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक, साहित्यिक पक्षों को उनके अंतर संबंधों के आलोक में और राजनैतिक इतिहास को एक व्यापक ढांचे में देखने की कोशिश की गई है, जिसमें उद्योग, व्यापार, ग्राम्य और नगरीय जीवन, सामुद्रिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी भारतीय समाज के काल केंद्रित तथा व्यवस्थित अध्ययन के रूप में यह पुस्तक एक विद्वतापूर्ण कार्य या एक विलक्षण अभिव्यक्ति के प्रतिरूप के रूप में आमतौर पर देखी जाती है।
1978 में प्रोफेसर थापर की एक अन्य रचना एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में प्राचीन काल से ईसा के बाद प्रथम सहस्त्राब्दी तक के अंत तक प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन के अध्ययन को उन्होंने किया और इस पुस्तक में तकरीबन 13 निबंध उन्होंने लिखे, जिसका पहला निबंध सोसाइटी एंड लॉ इन द हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, हिंदू और बौद्धों के सामाजिक धार्मिक प्रणालियों का एक प्रकार से समानांतर तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया। हिंदू परंपरा सामान्यतः राजनीति और शासन के संदर्भ में राजसत्तात्मक तथा सर्वाधिकारवादी कानून में भेदभावपरक सामाजिक संबंधों में जातीयताग्रस्त और विद्वेषपूर्ण तथा मानव स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों के प्रति नकारात्मक रही थी। उन्होंने इथिक्स, रिलीजन एंड सोशल प्रोटेस्ट इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी इन नॉर्दर्न इंडिया नामक निबंध में बौद्ध आचार प्रणाली और धर्म को सामाजिक प्रतिवाद के भी एक साधन के रूप में देखा। तो इस तरह उन्होंने विभिन्न पक्षों को उकेरने का प्रयास किया। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 1969 के वाराणसी सेशन में एक सत्र के दौरान अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सामाजिक इतिहास के अध्ययन में नए दृष्टिकोण पर कार्य किए जाने पर विशेष तौर पर बल दिया था। प्रोफेसर रोमिला थापर ने 1983 में एक पुस्तक प्रकाशित कराई, फ्रॉम लीनियज टू स्टेट, वंश से राज्य तक। इसमें उन्होंने मध्यवर्ती गंगा घाटी से में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का गहन रूप से विश्लेषण किया है। प्रोफेसर थापर ने गंगा घाटी में राज्य निर्माण का उद्भव, कृषि उत्पादन की वंश पद्धति से निजी भू संपदा की कृषक अर्थव्यवस्था एवं लगातार बढ़ते नगरीकरण की दिशा पर भी इसमें प्रकाश डाला है। उन्होंने 1992 में आइडियोलॉजी एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक प्रकाशित कराई और इस पुस्तक में आरंभिक भारतीय इतिहास की आधुनिक व्याख्याओं में दो प्रमुख विचारधारात्मक प्रवृत्तियों को उन्होंने चुनौती दी, जिनमें एक था आर्य प्रजाति का सिद्धांत और दूसरा था प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा। इस पर उन्होंने विस्तृत तौर पर उसमें बात की। साथ ही साथ उन्होंने मौर्य साम्राज्य के पुनरावलोकन पर, सोमनाथ पर और पूर्वकालीन भारत पर भी लेखन का कार्य किया। इस तरह ओवरऑल हम देखते हैं कि प्रोफेसर रोमिला थापर ने प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष पर कार्य किया और अत्यधिक शोधात्मक कार्यों के कारण ऐतिहासिक क्षितिज को अत्यधिक व्यापक विस्तार भी उन्होंने प्रदान किया। आज उनको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है और इतिहास के अध्येताओं के लिए, इतिहास के सहायक प्राध्यापकों के लिए वे एक आइडियल के रूप में जानी जाती हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास पर जो उनका वर्क है वह युगों युगों तक कालांतर में याद किया जाता रहेगा और इतिहास की जो नई पीढ़ी है वह निश्चय ही उनके कार्यों से प्रेरणा लेगी। तो इस तरह आज हमने बात किया प्रोफेसर रोमिला थापर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। उनकी और भी कई रचनाएं होंगी या कई पेपर्स भी उन्होंने लिखे होंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी थी उसी के अनुरूप मैंने कुछ बता पाने का प्रयास किया और अगर कुछ इसमें छूट गया हो तो उसके लिए आई से टू सॉरी। थैंक यू।